हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं का जो मैथ का गणित का पेपर होने वाला है यूपी बोर्ड का 2023 का, इस पेपर को हम लोग रिवीजन करेंगे। कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके यूपी बोर्ड में। ये प्रीवियस कई पेपरों के सेट से मिला करके बनाया गया पेपर है, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। पूरे प्रश्न पत्र को देखें, हल सहित यहाँ पर हम बता रहे हैं। जैसा कि ये जो आप जानते हैं कि जो पूरा पेपर है 70 अंक का है, 2 खंडों में बटा हुआ, खंड अ और खंड ब। जो खंड अ है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पी है, जो कि ओएमआर बेस्ड आधारित हो, ओएमआर पर टिक लगाने हैं। और जो खंड ब है वर्णनात्मक क्वेश्चन है, जिसे आपके कॉपी में लिखना है। अब खंड अ का जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, देखें 3x² - 6x + 4 = 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं, जरूर आपको बेनिफिट मिलेगा। अब देखें, अब यह जो आपको समीकरण दिया गया है, इसका विविक्त कर का फार्मूला d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। जब इसमें हम मान रखेंगे, b का मान देखिए, a का मान 3 है, b का मान -6 है और c का मान 4 है। जब रखेंगे तो b² - 4 यानी 6 का 36, 4 3 12, 4 का 48 हटाएंगे। जब घटाएंगे तो d की वैल्यू 12 - 12 आएगा, अर्थात जो c वाला विकल्प है इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें, बिंदुओं -1, 3 तथा 5, 2 के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो निर्देशांक है और उनके बीच की दूरी के लिए डी का फार्मूला अप्लाई करते हैं। डी बराबर करड़ी में एक कोष्टक में x1 - x2 पूरे का होल वर्ग धन y1 - y2 पूरे का होल वर्ग। अब यहाँ पर जैसे ही दो बिंदु आपको दिया गया है, इसको मान लेंगे x1 y1 और इसको क्या मान लेंगे x2 और y2। इस आधार से आप निकालें और मान रख करके इनका वर्ग करेंगे, x1 और y1 और x2 और y2। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही हमने मान रखा तो माइनस माइनस का 6 हो जा रहा है, 6 का 36 हो जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे, 1 आएगा, 1 एकम 1, 36 1 37, करड़ी में 37 आ रहा है, यानी कि इसमें जो बी विकल्प है इसमें राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा, चित्र में दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर कोई रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ और BC में एक संबंध है 3 का अनुपात है, तो AP और AB का मान क्या होगा। देखिए, इस फार्मूले में AP और पूरा AB पूछ रहा है, यानी कि छोटी भुजा और बड़ी भुजा। तो यहाँ पर जो चीज़ दिया है, PQ और BC दिया है, छोटी भुजा के संगत बड़ी भुजा। तो यदि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा दूसरे के समांतर है, तो संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती है, यानी कि छोटी भुजा बटे बड़ी भुजा यहाँ पर अप्लाई करेंगे। उस आधार से यहाँ पर विकल्प हमें छापना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए AP बटे AB पूरी बड़ी भुजा, AP बटे AB बराबर उसी तरह से छोटी भुजा बटे बड़ी, यानी PQ बटे BC यहाँ पर हमने किया है। अब चूंकि PQ बटे BC की वैल्यू दिया है, तो वहीं आपका AP और AB में रेशियो आएगा, संबंध 1 संबंध 3 आएगा, अर्थात इसमें जो विकल्प है B वाला राइट हो जाएगा। 1 संबंध 3। अब क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य पूछ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सम संख्याएं 1 से 10 कौन कौन होती हैं, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है। तो अब समांतर माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पर टोटल पदों की संख्या 5 है, 1 2 3 4 5। टोटल जोड़ेंगे सिग्मा x बटे n, यानी कि 30 बटे 5 6 आएगा, अर्थात C वाला विकल्प इसमें राइट होगा। ये सी वाला आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, साइन थीटा यानी साइन A बराबर 3/5। तो कास A की वैल्यू यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखें, यहाँ पर त्रिकोणमिति का क्वेश्चन दिया है, 4 विकल्प रखा है। और देखिए, जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो वही आप यहाँ पर पाइथागोरस का प्रमेय अपनाएंगे इस समकोण त्रिभुज ABC में। तो लंब बटे कर्ण यानी कि लंब आपका 3 दिया, कर्ण 5 दिया है। सबसे पहले आधार BC ज्ञात कर लेंगे इस प्रमेय से। जानते हैं कर्ण पर का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। जब वैल्यू रखेंगे तो BC की वैल्यू यानी आधार चला आया, आपका आधार भी मालूम हो गया। अब जानते हैं कास A का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है यहाँ पे। तो इसमें जो है आधार 4 अभी निकाला गया है और जो कर्ण है वो 5 दिया है, अर्थात ये इसमें B वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा, 4/5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए, 6वां क्या दिया गया है, 6वां है 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और इस पर भी आएंगे। देखिए, समांतर माध्य का बताया गया है कि कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या जैसे ही हम करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू निकल आएगी।
तो यहाँ पर चूंकि समांतर माध्य 5 दिया है, कुल पदों की संख्या यहाँ पर 4 है। 3 + 4 + 6 + x करेंगे और जोड़ करके इसको जब पक्षांतर करेंगे तो x की वैल्यू 20 में से 13 घटाएंगे 7 आएगा, अर्थात सी वाला विकल्प यहाँ पर सही होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन अगला है, देखिए 7वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि समीकरण x - y = 2 तथा x + y = 2, इसका हल क्या होगा। देखिए दो समीकरण बनाएंगे, दोनों समीकरणों को हम हल कर लेते हैं x और y के रूप में जो इक्वेशन दिया गया है। ये देखिए x - y = 2 इक्वेशन नंबर 1, दूसरा क्या हो गया x + y = 2 समीकरण नंबर 2। अब दोनों को जैसे ही हम जोड़ेंगे, जानते हैं प्लस और माइनस ऑलरेडी दिया है, y कट जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा, उधर 2 2 4 हो जाएगा, और जो पक्षांतर करेंगे x बराबर 2 आएगा काटने पर। x का मान जब इक्वेशन 1 में रखेंगे पक्षांतर करके तो y की वैल्यू यहाँ पर 0 आएगा और x की वैल्यू 2 आएगा, अर्थात यहाँ पे b वाला विकल्प इसमें सही होगा। ये बी वाला आपका सही हो जाएगा। इसके बाद 8वां क्वेश्चन देखिए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो जानते हैं समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उनके वर्गों के अर्थात उनके भुजाओं के वर्गों के समानुपातिक होता है, उनका जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है। तो इनके क्षेत्रफल 4:9 दिया है, भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है, तो इस फार्मूले में अप्लाई करेंगे। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर पहले त्रिभुज की भुजा बटे दूसरे त्रिभुज की भुजा। 4/9 बराबर S1 और S2 मान लें, स्क्वायर कर दें, चूंकि स्क्वायर है इसलिए इसका वर्गमूल निकलेगा, पक्षांतर करेंगे तो S1/S2 = करड़ी में क्या हो जाएगा 4√9, इसका वर्गमूल निकालेंगे 2 2 संबंधी 3, अर्थात ए वाला विकल्प यहाँ पर राइट होगा, 2 संबंधी 3। और इसके बाद देखिए 9वां क्वेश्चन क्या है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा यदि त्रिज्या खंड का कोण यहाँ पर दिया गया है। 4 विकल्प दिए गए हैं। देखिए यदि कोई वृत्त है, उसकी त्रिज्या दिया हुआ है और त्रिज्या खंड का एक कोण भी दिया है, तो त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल बताया गया है θ/360 × πr², उसी में हम अप्लाई करके इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 60 है, टोटल कोण 360 होता है, पाई गुणित r², यानी 12 × 12, चूँकि त्रिज्या यहाँ पर 12 दिया हुआ है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 24 पाई वर्ग सेंटीमीटर आएगा, अर्थात इसमें बी विकल्प राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अगला 10वां दिया है, देखिए यदि मीनार की ऊंचाई एवं छाया उसकी छाया की लंबाई समान हो, यानी जितना ऊंचाई है उतना उसकी छाया, नीचे आधार भी उतना ही है, तो उन्नयन कोण पूछ रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं जिसमें कोई मीनार आपका BC है और जो छाया अर्थात आधार AB है और कोण इसका थीटा है। तो यहाँ पे उस एंगल उस कोण का पूछ रहा है, कोण को ही पूछा जा रहा है। हम लोग जानते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब यदि हम मान लेते हैं x और तो आधार भी x हो जाएगा, चूँकि क्वेश्चन में दिया ही है। छाया और उसकी ऊंचाई दोनों बराबर है, बराबर 1, tan थीटा बराबर 1, तो tan 1 किसका मान होता है, tan 45 का होता है। tan से tan कटेगा तो थीटा की वैल्यू कितना आएगा 45 अंश, अर्थात डी वाला विकल्प राइट हो जाएगा, 45 अंश का आंसर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 क्या है कि बिंदुओं 2,6 और 2-2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक फिर वही बात आएगी, x1 धन x2/2, y1 धन y2/2। अब यहाँ पर दोनों रेखाओं का निर्देशांक दिया हुआ है, एक सिरा दिया है 2,6 और दूसरा दिया है -2,10, और इनके मध्य बिंदु का निर्देशांक यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो फिर फार्मूला वहीं अप्लाई करेंगे, मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 धन x2/2, तो उसके हिसाब से देखें यहाँ पे इसको x1 और y1 मान लिया गया और इसको क्या मान लिया गया x2 और y2। फिर इसमें हम मान रख दे रहे हैं बारी बारी से, x1 धन x2 यानी कि -2 दिया है, -2 कामा x2 की वैल्यू कितना है -2, माइनस 4 हो जाएगा, 4 का आधा करेंगे तो 2 आएगा। और उसी तरह से y1 धन y2 करेंगे 6 + 10 16, 16 का आधा 8, अर्थात सी वाला विकल्प राइट होगा, -2,8। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, दिए गए समीकरण में x का वैल्यू, x का मान पूछ रहा है। यहाँ पर कोई इक्वेशन दिया 1/x² + 5 बराबर 1/9, तो x की वैल्यू कितना होगा, इसको हम तिरिय गुणा करके सॉल्व करते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा x²
+5 बराबर 9 एकम 9 हो जाएगा। जैसे ऊपर 1 है, तिरिया गुणा करेंगे तो पक्षांतर करेंगे, 9 में से 5 गया 4, 4 का वर्गमूल निकालेंगे +-2, अर्थात बी वाला विकल्प इसमें सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 13वां, निम्नलिखित में कौन सा एक सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। देखिए सह अभाज्य संख्याएं 14, 35, 18, 25 इस तरह से दी हुई संख्याएं हैं। यदि सह अभाज्य उन्हें कहते हैं जिनका देखिए मौसम महत्तम समापवर्तक 1 आए, वह अपने आप को छोड़कर किसी से भी न कटे, स्वयं को छोड़कर अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, और उनका जो मौसा होगा 1 आएगा। ऐसी कंडीशन में वह जो संख्याएं हैं सह अभाज्य मानी जाएंगी। यहाँ पर 14 और 35 देखते रहे, ये तो 7 से कट जाएगा। 18 और 25 ये जब हम खंड करेंगे तो किसी से नहीं कटेगा स्वयं को छोड़ करके, और इसका मौसा 1 होगा, यानी बी वाला विकल्प यहाँ पे राइट होगा, क्योंकि महत्तम समापवर्तक जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है वही होता है। जब हम गुणनखंड करके मौसा छाट रहे हैं तो हम पा रहे हैं कि 18 में भी कोई खंड नहीं है, न तो 25 में कोई कॉमन है ही नहीं, अर्थात यहाँ पे बी वाला विकल्प राइट होगा। प्रश्न संख्या आइए 13 देखते हैं। 13वां क्या है, 13 हो गया। 14वां देखिए 2, 4, 6, 3, 3, 4, 4, 2 का बहुलक होगा। तो बहुलक किसे कहते हैं, जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक बार हो उसी को हम लोग बहुलक कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस दिए गए पद में 4 4 सबसे अधिक बार आया है, 1 2 3 बार आया है, अर्थात इस दिए गए पद का जो बहुलक होगा यहाँ पर 4 होगा। सी वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15वां देखें। यदि शंकु के छिन्न के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं 17 सेमी और 15 सेमी, इसकी ऊंचाई दिया है 4 सेमी, तो छिन्न की तिर्यक ऊंचाई पूछा जा रहा है। यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई 4 विकल्प दिया गया है। देखिए छिन्न की जो तिर्यक ऊंचाई L होता है, करड़ी में h² + r1² - r2, r1 - r2 पूरे का होल वर्ग होता है। तो यहाँ पे उनकी जो त्रिज्याएं हैं क्रमशः सिरों की, तो 17, r1 को 17 मान लीजिए, r2 को 15 मान लेते हैं। इसके बाद इसमें सूत्र अप्लाई करते हैं, और इनकी जो ऊंचाई है h की वैल्यू यहाँ पे 4 दिया है, 4 का वर्ग करेंगे 16 आएगा, 17 में से 5 घटा करके तब वर्ग करेंगे 4 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे करड़ी में 20 आएगा। इसका वर्गमूल जब आप निकालेंगे तो 4.5 आएगा, 4 पंचे 20, 4 का 2 होता है। तो यहाँ पे बी वाला विकल्प इसमें राइट होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां। क्या दिया गया है, देखिए यदि 6 सेंटीमीटर व्यास वाले कुछ गोलों को पिघला करके 45 सेमी व्यास भुजा तथा 4 सेमी व्यास का एक ठोस धातु का बेलन बनाया जाता है, तो गोलों की संख्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए गोलों की संख्या बराबर बेलन का आयतन बटे गोले का आयतन। हम लोग जब यह सूत्र अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर उनकी टोटल संख्या निकल आएगी। तो जानते हैं बेलन का आयतन πr² h होता है और गोले का आयतन 4/3 πr/3 होता है। जब इसमें आप मान रख करके जब सॉल्व करके काटेंगे तो 5 आएगा, अर्थात सी वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 17वां दिया गया जो समीकरण है 5x² - 3x + 2 = 6 के मूलों का योगफल होगा। जानते हैं मूलों का योगफल जो होता है -b/a होता है, गुणनफल c/a होता है। अब ये जो दिया गया इक्वेशन है इसमें a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू -3 है, c की वैल्यू यहाँ पे 2 दिया गया है। आइए इसको सॉल्व करके चेक करिए। तो -b/a यहाँ पर देखें -b की वैल्यू यहाँ पे -3 ऑलरेडी पहले से दिया है, और सूत्र में होता है -b/a, a की वैल्यू 5 है, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/5 a वाला सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18वां द्विघात समीकरण x² - 4 = 0 का मूल होगा। अब यहाँ पर इसको तिर्यक गुणा करके हम लोग पक्षांतर करके सॉल्व करते हैं। चूंकि दी गई संख्या जो है भिन्नात्मक नहीं है, यहाँ पर तिर्यक गुणा करने की आवश्यकता नहीं, सीधे पक्षांतर करिए। x² = 4 होगा, 4 का वर्गमूल निकालेंगे +-2 आएगा, सी वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या दिया गया है, 2, 12, 0, 9, 5, 15, 7, 4 की माध्यिका पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम में लिखने के बाद देखते हैं सम है कि विषम है, इसके बाद हम सूत्र अप्लाई करते हैं माध्यिका का। तो यहाँ पे जब आरोही क्रम में लिखेंगे तो n की वैल्यू टोटल 8 आ रहा है। देखिए 0 को लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8
चूँकि 8 है या 8 आपका सम संख्या है, तो इसके लिए माध्यिका का जो फार्मूला था n/2वें पद का मान प्लस कोष्टक में n/2 प्लस 1वें पद का मान पूरे के बटे 2 लगाया जाता है। अब n की वैल्यू 8 है, 2 का भाग देंगे तो 4वां पद आएगा, यहाँ पर 4 + 5 5वां पद आएगा। अब ऊपर जब आप देखेंगे तो 1 2 3 4 4वां पद यहाँ आपका 5 है, और ये आपका 5वां पद जो है ना यहाँ पे 7 होगा। अब दोनों को जोड़ेंगे, 7 5 12, 12 में 2 का भाग देंगे तो 6, अर्थात बी वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। बी का सही हो जाएगा। इसके बाद 20वां क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का। तो यहाँ पे बिंदु 3,4 की वायु अक्ष से दूरी पूछ रहा है। जब हम लोग कार्तीय तल के अनुसार इसके निर्देशांकों को व्यक्त करते हैं तो पाते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष की जो कंडीशन होती है, यहाँ पे 3,4 दिया है, यानी कि एक्स अक्ष पर 3, भुज 3 है और कोटि यहाँ पर 4 दिया गया है। और दोनों को यदि हम मिला रहे हैं 1 2 3 और ऊपर 4 वाई अक्ष पे, तो यहाँ पर 3,4 इसका निर्देशांक आ रहा है। चूँकि आपको यहाँ से वाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो 1 2 3 वाई अक्ष से जो दूरी होगा वो 3 मात्रक होगा। इसमें बी वाला आपका सही हो जाएगा जो विकल्प दिया गया है। इसके बाद देखिए खंड अ जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन खत्म हुआ। यहाँ से खंड ब आपको कॉपी में लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू होता है, दो नंबर के हैं, सभी खंड कीजिए। क वाला क्वेश्चन है कि के का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए द्विघात का समीकरण kx² + 20x + 25 = 0 के मूल समान है। देखिए कोई भी आपका द्विघात समीकरण दिया है जिसमें मूल समान है क्या मतलब, जब विभक्त कर b² - 4ac की वैल्यू 0 आती है तो हम लोग कहते हैं कि इसके मूल क्या होंगे, समान होंगे। अब इसमें हम वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पे a की वैल्यू k है, b की वैल्यू 20 है, x के पहले b है, c की वैल्यू 25 है। जब इसमें अप्लाई करेंगे b² - 4ac, तो 20 का 2 बार गुणा करेंगे, -20 यहाँ पर दे रखा है, और यहाँ पर b की वैल्यू पॉजिटिव में दिया है, +20 दिया है। वर्क करेंगे तो 400 आएगा, और 4 × a की वैल्यू आप देखिए, a की वैल्यू k है, a की वैल्यू आप k रखेंगे, × 25, c की वैल्यू 25 दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 100 - 100 के बराबर 0, पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे -100 के बराबर ऋण 400 उधर हो जाएगा, ऋण से ऋण कट जाएगा, k की वैल्यू यहाँ पे 4 आएगा। 21 का ख क्या दिया है कि कोसेक थीटा की वैल्यू 13/5 है, तो काट थीटा का मान क्या होगा। देखिए कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, तो इसमें कर्ण की वैल्यू 13 हो गया और लंब की वैल्यू 5 हो गया। तो हमें आधार पाइथागोरस के प्रमेय से एक बार पुनः से आधार निकाल लीजिए। कर्ण पर का बना वर्ग शेष 2 भुजाओं 5 का वर्ग प्लस BC का वर्ग, तो BC पक्षांतर करके 12 सेंटीमीटर आएगा, 144 का वर्ग करेंगे। चूँकि हम लोग जानते हैं काट थीटा पूछ रहा है, काट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार आपका 12 हो गया, लंब इसमें कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, 12/5 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 21वां का ग देखिए, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है तथा जमीन पर बनने वाली उसकी छाया की लंबाई 20 कड़ी में 3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछा जा रहा है। यहाँ पर ऊंचाई और उसकी छाया यानी कि आधार भी दे रखा है, थीटा कोण पूछा जा रहा है। यहाँ पर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार अप्लाई करेंगे। इस पूरे ऊंचाई यानी कि लंब मीनार की ऊंचाई 20 है और आधार छाया 20 कड़ी में 3 है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, अर्थात 20/20 कड़ी में 3 होगा। 20 से 20 कटेगा, 1/कड़ी में 3 किसका मान होता है, tan 30 का मान होता है। tan से tan कट गया, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 30 अंश आएगा। प्रश्न 21 का अगला क्वेश्चन देखिए, घ का, एक गोले के वक्र पृष्ठ की 36 वर्ग सेंटीमीटर है, तो गोले का आयतन पूछा जा रहा है। वक्र पृष्ठ यहाँ पर दिया है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में जो मान दिया है उसी का हम सूत्र पहले लगाते हैं, तो दूसरी वैल्यू निकल आएगी। वक्र पृष्ठ दिया है, वक्र पृष्ठ का सूत्र लगाएंगे। गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 4πr²। जब इसमें अप्लाई करेंगे तो r की वैल्यू निकल आएगी। इसके बाद आयतन लगाइए, तो वक्र पृष्ठ यहाँ पर 36 पाई बराबर फार्मूला होता है 4πr², पाई से पाई कट जाएगा, 4 9 36, r बराबर कड़ी में 9, 3 आएगा। गोले का आयतन 4/3 पाई r घाते 3 होगा। r की वैल्यू जब 3 बार रखेंगे और काटेंगे तो यहाँ पर 36 पाई घन सेंटीमीटर इसका आयतन आएगा। तो अंग का है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। यहाँ पे x + 2y = 19 है, -x + 2y = 1 है, तो इसको भी हम लोग हल करते हैं।
तो इस दिए गए रैखिक समीकरण को हम समीकरण 1 और 2 लिख लेते हैं। इसके बाद चूंकि यहाँ पर चर पद x और यहाँ पे x की वैल्यू माइनस में है, उस प्लस में है, दोनों जोड़ेंगे तो कट जाएगा। ठीक है, 2 2 4 y हो जाएगा बराबर 19 से 20 हो जाएगा। इधर 4 5 20, y की वैल्यू 5 आएगा। y का मान जैसे ही समीकरण 1 चाहे 2 में रखेंगे, यहाँ पे 1 में रख देंगे। 1 में रखते हैं y का वैल्यू और हल करते हैं तो x के मान यहाँ पर निकल आता है 9। प्रश्न संख्या 21 का च देखें। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां पर ए बी एक वृत्त का व्यास है। कोई देखिए वृत्त है, वृत्त का व्यास ए बी है और ए का निर्देशांक ज्ञात करना है, जबकि यहाँ पर केंद्र का निर्देशांक 2, -3 है और बी का निर्देशांक 1, 4 है। तो इसको आइए देखें, इस प्रकार से लगाएंगे। इसमें हम क्या करते हैं कि चूंकि ए बी आपका पूरा व्यास हो जाता है तो केंद्र बिंदु आपका सी हो जाएगा, जिसका निर्देशांक दे रखा है। यहाँ पे ए का पूछ रहा है तो इसका हमने मान लिया x और y है। तो हम जानते हैं कि मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 धन y1 बटे 2 फिर y1 धन y2 बटे 2। चूँकि निर्देशांक दे रखा है अलग अलग, यह 2 दिया है और ये क्या है -3 है, तो इसी में बस हम अप्लाई करते हैं। मध्य बिंदु का निर्देशांक का ये फार्मूला है और निर्देशांक दे रखा है हमें, तो x और y की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो 2 बराबर हम क्या रखेंगे, x1 धन x2 यानी कि 1, x धन 1 बटे 2। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 3 आएगा। उसी तरह से यहाँ पे y1 की वैल्यू y जो मध्य पद दिया है 3 - 3 इसका निर्देशांक, तो इसके लिए सूत्र अप्लाई करेंगे तो y1 धन y2 बटे 2 हो जाएगा। -3 बराबर y + 4 बटे 2। सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पर 10 आएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 22, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को करिए। क वाला दिया है कि दिया गया जो फार्मूला है चित्र है, इस चित्र में AO और OC, AO बटे OC बराबर BO बटे OD। देखें यहाँ पर ये आपका चित्र फिगर दिया है, इसमें AO बटे OC यानी कि ये थोड़ी सी बड़ी है, बड़ी भुजा बटे छोटी, अब बराबर बड़ी बटे छोटी यानी OB बटे OD बराबर 1/3। तो हमसे DC की वैल्यू नीचे छोटी भुजा DC वैल्यू दिया है 1/5, तो AB बड़ी वाली भुजा पूछा जा रहा है। चूँकि हम लोग जानते हैं कि इस प्रकार के ऐसे समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। जब हम अप्लाई करेंगे तो AB की वैल्यू यहाँ पे निकल आएगा। बस सिंपल सा हमें मान रख देना है, 1/3 इसका वैल्यू दिया ही है। AO बटे OC बराबर BO बटे OD बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी बटे छोटी यानी AB बटे DC करेंगे इसी के संगत में। ठीक है, जब तिरिय गुणा करेंगे तो 3AB बराबर 1.5 आएगा। पक्षांतर करेंगे 3 × 5 = 15 यानी 0.5 आएगा। AB की वैल्यू 0.5 आएगा यहाँ पे। प्रश्न 22वां का ख है, सिद्ध कीजिए कि A 6, 9 और B वाला निर्देशांक 0, 1 और C वाला -6, -7 समरेख है। तो देखें समरेख कब होगा, यदि समरेख तब होगा जब इस प्रकार की जो बिंदु A और B C दिया है तीनों एक सीध में रहेंगे। अर्थात यदि हम मान लें कि एक सीध में नहीं है, त्रिभुज कोई है, तो त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालेंगे इस प्रकार के ABC से बनने वाले, तो उसका यदि वैल्यू 0 आ जाएगा तब तो हम समझेंगे कि समरेख है। यदि नहीं आ रहा है तब तो समरेख नहीं है। तो दिया गया जो वैल्यू है A का 6, 9 इसको x1 y1 मान लें, इसको x2 y2 और x3 y3। अब यह जो हम मानते हैं कि कोई त्रिभुज होगा ये, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये सूत्र होता है 1/2 x1 y2 - y3 धन x2 कोष्टक में y3 - y1 धन x3 कोष्टक में y1 - y2। अब इसमें हम जनरली x1 y1 x2 y2 x3 y3 का अलग अलग हम मान रख देते हैं। जब मान रख करके हम सॉल्व करते हैं तो अंततः हम ये पाते हैं काटने पर 0 आएगा। 0 का मतलब कि जो दिया गया बिंदु है वो समरेख है। प्रश्न संख्या 22 का ग देखें क्या आया हुआ है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, दोनों कोण ज्ञात कीजिए। देखिए संपूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों का एक फल 180 हो तो पहला तो समीकरण यही बन जाएगा। माना कि पहला कोण x है, दूसरा y है जिसमें x बड़ा होगा y से, तो x + y बराबर आप करेंगे 180। और दूसरा जो शर्त है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। बड़ा कोण यानी कि x छोटे कोण y से 18 अधिक है, यानी कि इक्वेशन नंबर बराबर x बराबर y + 18 इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। अब दोनों को हल करेंगे। दोनों को हल कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से जो x की वैल्यू इतना आ रहा है इसी समीकरण में हम रख दे रहे हैं, किसके स्थान पे, x के स्थान पे।
तो जब हम x के स्थान पर ये रखेंगे y प्लस 18 यहाँ पर एक y पहले से है बराबर 180 इसमें रखेंगे तो अब जोड़ेंगे 2y हो जाएगा y 2y प्लस 18 बराबर 180 पक्षांतर करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पर 81 है गई। y का मान समीकरण 1 में जैसे ही अप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू हमें 99 अंश आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आंसर प्राप्त हो जाता है। जो दिया गया समीकरण है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में 180 है, x और y की वैल्यू रखेंगे तो इतना आना चाहिए। प्रश्न 22 का घ देखें क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है, जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ऐसे क्वेश्चन। एक शंकु के चिन्ह की तिर्यक ऊंचाई यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दिया है तथा इसके वृत्तीय सिरों का परिमाप यानी परिधि दिया है 18 और 6 सेमी जो चिन्हक है। तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है आपसे। तो हमारे सामने उसकी तिर्यक ऊंचाई यल की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है और जो परिमाप है यानी कि जो परिधि है, पहले सिरे का परिधि 18 और दूसरे सिरे का परिधि 6। तो हम परिधियों से पहले उसकी त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे R1 और R2 की वैल्यू। इसके बाद जो चिन्हक का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हम लोग निकालते हैं। तो उनके सिरों का जो परिधि दिया है पहला 18 है यानी कि जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे 2 पाई r बराबर 18, हम पहले सिरे के लिए ज्ञात कर रहे हैं तो उसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं R1 है। तो 2 पाई R1 बराबर 18, तो R1 बराबर क्या हो जाएगा 18/2 पाई काटेंगे तो 9 पाई आएगा। उसी तरह जो दूसरा सिरा है 2 पाई R2 बराबर 6 दिया हुआ है सवाल में, तो 6/2 पाई काटेंगे 3 पाई आएगा। ठीक है, अब छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता है पाई कोष्टक में R1 प्लस R2 गुणित तिर्यक ऊंचाई यल। अब जब इसमें हम हल करके इसको सॉल्व करेंगे तो 48 वर्ग सेंटीमीटर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें 22 का अंग जो निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक की गणना करना है, वर्ग अंतराल हमारे सामने दिया है और उनकी सामने बारंबारता दिया है। तो कैसे हम गणना करेंगे आइए हम समझते हैं। तो बहुलक की गणना करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किसकी बारंबारता सबसे अधिक बार आई हुई है। तो 6, 8, 10, 12, 6, 5, 3, तो यहाँ पर जो 12 है इसकी बारंबारता सबसे अधिक है यानी कि यह जो वर्ग होगा 60 से 80 होगा। तो इसके लिए जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक हो रही है उसका वैल्यू यहाँ 12 है और वह वर्ग अंतराल आपका 60 से 80 है। तो यहाँ पर बहुलक के लिए ये फार्मूला है यल प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0/2F माइनस F0 माइनस F2। अब यल क्या है इस वर्ग की निम्न सीमा, जैसे 60 से 80 है तो निम्न सीमा 60 होगा, उच्च सीमा 80 होगा। तो ये यहाँ पे निम्न सीमा से मतलब है 60 से मतलब है, तो यल को क्या बोलते हैं निम्न सीमा। और F1 क्या है बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी कि जो 12 आया है उसको हम लोग F1 बोलते हैं। और F0 क्या है यह जो बहुलक वर्ग आया है उसके जस्ट पहले की बारंबारता यानी कि ये 10 से मतलब हमें है F0 से मतलब यह जो हमारा सबसे सर्वाधिक बारंबारता 12 आया है इसके जस्ट पहले वाली बारंबारता को F0 कहते हैं। और H क्या है उसकी वर्ग अंतराल 60 से 80 का वर्ग अंतराल यानी कि वर्ग अंतराल क्या होगा 80 में से 60 घटाएंगे तो 20 आएगा यहाँ पर जैसा कि रखा गया है। ठीक है, इस तरह से F2 क्या है उसके पूर्व की बारंबारता, F2 को उस वर्ग अंतराल के बाद की बारंबारता बोलते हैं जिसकी वैल्यू यहाँ पर 6 दिया गया है। ठीक है, तो अब इसमें हम साधारणतः मान रख देते हैं, बस मान रख करके इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए घटाया गया है 2 आया, इसको सॉल्व करेंगे आप 10 6 16 आएगा और घटाएंगे तो 8 आएगा और काटेंगे इसको तो यहाँ पर 65 कुल आंसर इसका आएगा। प्रश्न संख्या 23वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक करिए। 3 क्रमागत धन पूर्णांक इस प्रकार हैं कि प्रथम पूर्णांक के वर्ग तथा दूसरे और तीसरे का गुणनफल का योग 191 है। इन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। तो ऐसे हम क्या करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना पहली क्रमागत धन पूर्णांक संख्या x है, दूसरा क्या हो जाएगा x में 1 जोड़ दीजिए x धन 1, तीसरा क्या हो जाएगा x में फिर 2 जोड़िए, इस तरह से क्रमशः चलते जाइए। फिर शर्त क्या कह रहा है कि प्रथम पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, पहला यहाँ पर दिया है कि प्रथम पूर्णांक के वर्ग तथा दूसरे और तीसरे के गुणनफल का योग 191 बस करना है। तीनों सर्वप्रथम मान लेंगे, प्रथम पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो x² आएगा, अब प्लस दूसरा और तीसरा, दूसरा ये है आपका, तीसरा x+2 है, दोनों का गुणनफल, दोनों का यहाँ गुणा कर दिया गया कोष्टक में करके, दोनों के गुणनफल और इसमें जोड़ दिया गया, टोटल कितना आ रहा है 191। करेक्ट। अब इसको हम साधारणतः हल करते हैं।
इसमें क्या हो रहा है देखिए, x + 2 का इसमें हम गुणा कर दे रहे हैं, इसमें करेंगे तो यहाँ पर x² आएगा पहले से, और x का करेंगे तो x² + 1x +2 का करेंगे तो +2x + 2 एकम 2 बराबर 191। अब यहाँ पे हम सजाती सजाती जोड़ते हैं, x 2x² यहाँ पर, और 2 1 3x आएगा, +2 बराबर 191। ठीक है, वहीं उतारिए यहाँ पर +2, ये 191 इधर आएगा तो -191 आएगा, जिसमें से 2 घटाएंगे तो -189 बराबर 0 इधर आएगा इस पक्ष में। सॉल्व करके यहाँ पर एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। अब इस द्विघात समीकरण को हम लोग जैसे सॉल्व करते हैं, ए और सी का आपस में गुणा करते हैं, 378 आएगा, 189 में 2 का करेंगे तो जितना आएगा उसका हम ऐसा 2 भाग में खंड करेंगे कि इस बी के मान के बराबर हो जोड़ने अथवा घटाने पर। बी की वैल्यू 3 दिया है तो 21 × 18 करेंगे, 21 में से 18 घटाएंगे तो 3 आना चाहिए, आया भी है। अब साधारणतः हम इसमें सिर्फ मान रख देते, 3 के स्थान पे हमें क्या रखना है, 21 - 18। कोष्टक बंद करके आगे x करिए, -189 बराबर 0। अब इस x का दोनों में गुणा कर देते हैं, दोनों को कोष्टक खोलते हैं, यहाँ धन ऋण का गुणा ऋण 18x हो जाएगा। फिर आगे इस तरह से 2 का जोड़ा बनाइए, 2 का जोड़ा बनाने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं दोनों कॉमन है, एक क्वेश्चन में कॉमन ले लीजिए तो दूसरे क्वेश्चन में क्या बचेगा, x - 9। अब चूंकि हम लोग यहाँ से कोई भी वैल्यू इस प्रकार की संख्याओं का वैल्यू धनात्मक में आना चाहिए, तो इसका कंपैरिजन सिर्फ x - 9 से ही 0 का करेंगे, तो x - 9 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ पर धनात्मक वैल्यू चला आया, x की वैल्यू 9 आएगा। x की वैल्यू जब 9 आ गया तो पहली संख्या आपको मालूम हो गया x माने थे, दूसरी संख्या x + 1 माने थे यानी कि 9 + 1 10, और तीसरी संख्या x + 2 माने थे यानी 9 × 2 = 11 आ रहा है। अब प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शनल अथवा वाला दिया है, एक मीनार के शिखर से 50 मीटर ऊंची मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः यहाँ पे दिया गया है 30 अंश और 60 अंश। बहुत ऊंचा मकान है, उसके शिखर का अवनमन कोण यहाँ पर बताया जा रहा है। मीनार के शिखर से उस ऊंची मकान के छत का अवनमन कोण 30-60 है, तो मीनार की टोटल ऊंचाई क्या होनी चाहिए, आइए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में ये फिगर बनेगा, ये आपका पूरा मकान है और ये मीनार है, मकान बड़ा है मीनार छोटा है। पूरा ये जो मकान है PQ, इसकी टोटल ऊंचाई h मान लिया गया, और यह जो मीनार है इसकी ऊंचाई तो दिया है 50, और यही देखिए अवनमन कोण कहलाता है, ये ऊपर वाला 30 और ये आपका 60। अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण के बराबर होता है, 30 इसके बराबर होगा और ये 60 इसके बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों से टोटल इस मकान की ऊंचाई पूछा जा रहा है टोटल, तो क्या करेंगे, हमें एक त्रिभुज ये मिल गया BPQ और दूसरा त्रिभुज आपका मिल गया ACQ, दोनों में अप्लाई करेंगे tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है आपका। तो लंब बटे आधार जैसे ही हम करते हैं tan 60 का मान करड़ी में 3 होता है, लंब यानी टोटल ऊंचाई PQ की ऊंचाई मान लिया x है, और आधार x ही मान लेते हैं, x मान लेते हैं x, तो यहाँ पे हम तिर्यक गुणा करते हैं तो करड़ी में 3x बराबर क्या आएगा h, तो आधार यहाँ से x बराबर तिर्यक गुणा करके यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो h बटे करड़ी में 3 आएगा, समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। उसी तरह से इस वाले ऊपर त्रिभुज में चलेंगे तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी कि QC बटे ये आधार x आएगा। ठीक है, जस्ट QC बटे यानी कि tan थीटा का वैल्यू 30 की वैल्यू यहाँ पर 1 बटे करड़ी में 3 होगा। QC क्या होगा, टोटल ऊंचाई में से 50 हमारा घटेगा तब QC मालूम हो जाएगा। ठीक, वही हमने किया, तो यहाँ पर तिर्यक गुणा फिर से करेंगे तो x बराबर करड़ी में 3h - 50, करड़ी में 3 बाहर ही करते हैं कोष्टक के, इसके बाद समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। अब यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से हम देख रहे हैं तो x से x दोनों बराबर हैं, तो उधर का भी पक्ष बराबर होना चाहिए। जैसे ही हम बराबर करके यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर पक्षांतर करने के बाद h की वैल्यू 75 मीटर यहाँ पे आएगा, जिसकी वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 24 देखें, 24 निम्नलिखित बारंबारता बंटन से मध्यिका ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता दिया गया है, इसकी मध्यिका ज्ञात करनी है। यहाँ पे ये देखते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, वर्ग अंतराल, बारंबारता, और बारंबारता के बाद एक कॉलम हमें संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है। ये सब चीज़ दिया है, संचयी बारंबारता निकालेंगे, 2 का 2 आएगा, इसके बाद 4 × 2 = 6,
फिर 7 6 13 13 3 16 16 2 18 टोटल जोड़ेंगे यहाँ पर 18 आ रहा है। ये हमें संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है। टोटल 18 आ रहा है यानी कि वैल्यू जो कि सम है। इसके लिए मध्य पद क्या हो जाएगा, n/2 करेंगे यानी 18/2 अर्थात 9 आएगा, जिसकी संचयी बारंबारता हमारे सामने दिया गया है 13। ठीक है, 13 से पूर्व की संचयी बारंबारता यहाँ पर ज्ञात करनी पड़ती है। CF क्या है, पूर्व की संचयी बारंबारता। इस प्रकार के क्वेश्चनों में जो बारंबारता यहाँ पे जब हम मध्य पद की वैल्यू निकालते हैं तो पाते हैं 9, तो 9 किस में शामिल होगा, उसी संचयी बारंबारता में शामिल होगा यानी कि जिसका मान वैल्यू 13 दिया है। तो जस्ट जैसे ये पता हो जाएगा उसके पूर्व की बारंबारता हम 6, इसको हमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, उसकी वर्गांतराल यहाँ पर आपके सामने दिया गया 20 से 30, जिसकी बारंबारता हमने निकाला है यहाँ पे 20 से 30 वर्गांतराल दिया है, जिसकी संचयी बारंबारता जस्ट याद रखें पूर्व की बारंबारता को हम लोग मानते हैं। ठीक है, निम्न सीमा इसकी निम्न सीमा देखें 20 दिया है, 20। ठीक, इसके बाद आपकी जो बारंबारता है उस वर्ग की जो बारंबारता है यफ की वैल्यू यहाँ पर 7। ठीक, संचयी बारंबारता आपको क्लियर हो गया। वर्गांतराल क्या होगा, वर्गांतराल उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी 30 में से 20 घटाएंगे तब यहाँ पे 10 आएगा, 10 देख रहे हैं। इसके बाद मध्यिका का ये फार्मूला है, जस्ट ये इस फार्मूले में हमें मान रख देना है। क्या होता है, L + n/2 - CF/F, टोटल F बारंबारता है इंटू H क्या है, वर्गांतराल है। ठीक, L क्या है, उस वर्गांतराल की निम्न सीमा, जैसे 20 से 30 हमने ज्ञात किया था, 20 से 30, तो 20 से 30 यानी कि जो निम्न सीमा है वो 20 है हमारा, तो L को हम बोलेंगे 20 रखेंगे। फिर n/2 के वैल्यू 9 दिया है। CF यानी कि पूर्व की जो बारंबारता है आपका वो 6 दिया है, यहाँ पर 6 रखेंगे, गुणित यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वर्गांतराल, यानी कि उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटाया गया है जो कि 10 आया है। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल वैल्यू हमारे सामने 24.3 आएगा इसका मान। अथवा वाला क्वेश्चन देखिए, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, चौड़ाई 3 इकाई। पहला शर्त क्या है, लंबाई 5 कम करें। मान लीजिए लंबाई उस आयत का x है, चौड़ाई y है। लंबाई यानी x - 5, फिर चौड़ाई आप 3 इकाई बढ़ा दें यानी y + 3 कर दें, दोनों का गुणा करें तो क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाती है, पहला शर्त। और दूसरा शर्त क्या है, यदि हम लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दें तो उसका क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, तो आयत की विमाएँ ज्ञात करिए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से लगेगा आइए चेक करते हैं। तो हम माना आयत की लंबाई x है और चौड़ाई y है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई x गुणित y यानी xy होगा। अब जो पहला शर्त कह रहा है कि यदि हम लंबाई 5 कम कर दें, चौड़ाई को 3 बढ़ा दें तो इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल पहले के क्षेत्रफल से 9 इकाई कम हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर रहे हैं, बस जनरली गुणा करके हम क्या कर रहे हैं, xy को उस पक्ष में ले जा रहे हैं, xy से xy कट जा रहा है। इसके बाद इसको जब हम हल करते हैं तो यहाँ पर समीकरण पाते हैं 3x - 5y = 6, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। चूँकि यहाँ से जानते हैं, यहाँ से ये जो ऋण 15 है उधर जाएगा तो धन 15 हो जाएगा, 15 में से 9 घटाने पर 6 आ रहा है। अब जो दूसरा शर्त बोल रहा है, यदि लंबाई 3 बढ़ा दे, चौड़ाई 2 बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल पहले ऑलरेडी पता है ना हमको, xy है तो 67 की वृद्धि होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, पक्षांतर करके काटेंगे, xy उधर जाएगा तो 2x + 3y = 61, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को जनरली हम सॉल्व करते हैं। ये समीकरण 1 हो गया हमारा, ये समीकरण नंबर 2 है। सॉल्व कैसे करेंगे, इनके गुणांकों को आपस में बराबर करके। इसमें 3 है, यहाँ 2 है, बराबर नहीं है तो 2 का हम इसमें करेंगे, 3 का इसमें करेंगे, हेरा फेरी करके गुणा करके ये समीकरण नंबर 3 और 4 प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद घटाने पर नीचे का चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ प्लस का माइनस, यहाँ प्लस का माइनस से कट जाएगा और ऋण जोड़ेंगे तो ऋण 19 = 171, माइनस कट जाएगा, 19 × 9 = 171 यानी y की वैल्यू 9 आएगा। और y का वैल्यू हम समीकरण 1 में, इसी समीकरण 1 में रख देते हैं यहाँ पे, तो हमें जो है x की वैल्यू पता हो जाती है। यही इसका आंसर है।
और लास्ट क्वेश्चन देखिए 25वां क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर 2 है और उनके वर्गों का योग 34 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मानेंगे यहाँ पर भी माना पहली संख्या x, दूसरा y। पहला जो शर्त कर रहा है दोनों का अंतर, यानी x को हम मान लेते हैं बड़ी संख्या है तो x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। दूसरा शर्त कर रहा है कि उनके वर्गों का योग 34 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 34 से समीकरण नंबर 2 बन गया। अब समीकरण 1 से एक्स या वाई को पक्षांतर करके हम दूसरे समीकरण 2 में मान रखते हैं। समीकरण 1 से देखिए एक्स माइनस वाई बराबर 2 होता है, एक्स माइनस वाई बराबर 2 दिया है तो एक्स की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, वाई को उस पक्ष में ले जा करके, तो 2 प्लस क्या हो जाएगा वाई। अब इसी एक्स का मान हमें समीकरण 2 में रख देना है, ठीक है, समीकरण 2 में रख देना है। देखिए जैसे ही हम 2 में रख रहे हैं, 2 हमारा ये है, इसमें हमें क्या करना है, x के स्थान पे 2 प्लस वाई रखना है, x के स्थान पे 2 प्लस वाई। चूँकि वर्ग है तो वर्ग करिए, वाई स्क्वायर करिए बराबर 34 करिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, a धन b पूरे का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab यानी कि 4y हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर पहले से है, अब इनको सजाते सजाते जोड़ते हैं, वाई 2y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4y और प्लस यहाँ पे 4 बराबर 34 को पक्षांतर करेंगे, ऋण 34 उधर ले जाते हैं, ये प्लस 34 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 34 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 2 से देखें हम काट दे रहे हैं, 2 से कट जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 15 30, काटने पर एक क्वेश्चन बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण की वैल्यू कैसे हम हल करते हैं, यहाँ पे a और c का आपस में गुणा करते हैं, a की वैल्यू कुछ नहीं तो 1 होगा, 15 कम 15 का ऐसा खंड करेंगे, b 2 के बराबर होना चाहिए b के मान, यानी कि 5 3 15, 5 में से 3 घटाएंगे 2। अब इसके स्थान पे हम क्या करेंगे, उस 2 के स्थान पे 5 माइनस 3 रख रहे हैं, बाहर कोष्टक में y, बाहर y का क्या हो जाएगा, इन दोनों कोष्टकों में अंदर गुणा हो जाएगा। 5 माइनस 3 में जैसे ही करेंगे 2 का जोड़ा बनाएंगे और जोड़ा बना करके हम कॉमन लेते हैं, एक कोष्टक में y माइनस 3, दूसरे में क्या होगा y प्लस 5। चूँकि हमें पॉजिटिव में मान निकालना होता है इसलिए इससे हम 0 की तुलना करेंगे, y माइनस 3 बराबर 0 तो y की वैल्यू 3 आएगा। अब इस y का मान हम किसी समीकरण में रख करके यहाँ पर x की मान ज्ञात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25वां का अथवा दिया है, 3.5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और उसके केंद्र से 7.5 सेमी की दूरी पर कोई बिंदु लीजिए और वहां से उस पर वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना करिए, यानी कि रेखाओं जो स्पर्श रेखा है उसको खींचना है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोई एक वृत्त बनाएंगे 3.5 सेमी त्रिज्या का लेकर के, ठीक है, पटरी प्रकार की सहायता से। इसके बाद इसका केंद्र O मानेंगे, यहाँ से 7.5 की दूरी पर एक बिंदु P यहाँ पर आप डाट से बना लेंगे, यहाँ से इसके केंद्र से OP। अभी क्या करेंगे, OP का लंबवर्धक करेंगे। लंबवर्धक कैसे किया जाता है, O को केंद्र मानिए या B को मानिए, O को केंद्र मान करके इस पर पटरी प्रकार रखिए, आधे से अधिक त्रिज्या की दूरी लेकर के ऊपर नीचे दोनों तरफ इधर से भी उधर से भी चाप लगाइए, फिर उसको लंबवर्धक कीजिए। लंबवर्धक करेंगे तो जहाँ आ रहा है यस बिंदु मान लीजिए, यस को OS या OP से की दूरी लेकर के एक वृत्त जैसे ही हम खींचते हैं, पहले वाले वृत्त को 3.5 जिसकी त्रिज्या है यहाँ पर Q और R पर काट रहा है, बस यहाँ से Q को P से मिलाइए और R को P से मिलाइए, यही वृत्त की क्या होती है, A स्पर्श रेखा होती है। इस वृत्त के लिए, पहले वाले वृत्त के लिए यही इसकी रचना करना था। सो थैंक्स।